यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्किल। तो सर्किल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल इक्वेशन के बारे में। सर्किल क्या था? ए पॉइंट P मूव्स इन सच ए वे डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट आर ऑलवेज कांस्टेंट देन पाथ ट्रेस आउट बाय P ए कॉल्ड सर्किल। मतलब एक पॉइंट ये P है और जो P है उसको हमने बताया हमेशा कैसा पॉइंट होगा? वेरिएबल पॉइंट। और इस वेरिएबल पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। और फिक्स पॉइंट का नाम ही क्या होता है? सेंटर होता है। इसको O से लिख दे रहा हूँ और चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हो तो इसलिए इसको क्या बोलूँगा अभी? Z0। वेरिएबल पॉइंट को Z से लिखा जाता है। तो क्या डेफिनेशन थी? ए पॉइंट P मूव्स इन सच ए वे डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट आर ऑलवेज सेम देन पाथ ट्रेस आउट बाय P इज कॉल्ड सर्कल। तो P कैसा पॉइंट है? मूविंग। और जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होती है इसी को हम लोग रेडियस बोलते थे। इसी को कैसे लिखते थे? A से। और चूंकि जो डेफिनेशन बोली गई है तो उसके हिसाब से ये वैल्यू हमेशा क्या दिखनी चाहिए? A। और OP को अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में देखूंगा तो Z माइनस Z0 इक्वल टू A। तो ये जो इक्वेशन होगी ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? इक्वेशन ऑफ सर्किल। और यहाँ पर सेंटर जो है Z0 है, रेडियस क्या है? A। अब अगर इसको ध्यान से सोचो तो तुमने जो है कोऑर्डिनेट में सर्किल की इक्वेशन क्या पढ़ी थी? x माइनस एच होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये वही लिखी हुई है। इस पॉइंट का मतलब x कॉमा वाई तो हुआ, तो z का मतलब x प्लस आई वाई। और ये जो सेंटर है इसको हम लोग h कॉमा के से लिखते थे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि Z0 का मतलब h प्लस आयोटा के। और अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये आ जाएगा। और अब इसका जब मॉडुलस ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस एच होल ऑफ स्क्वायर वाई माइनस के होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। या फिर x माइनस एच होल ऑफ स्क्वायर वाई माइनस के होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यही तो पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। और अब याद करो, कुछ और याद करते हैं क्या? अब जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती थी वो हमेशा दो तरीके से लिखी जाती थी। एक तो इस फॉर्म में लिखी जाती थी और दूसरा इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म था। एक्सटेंडेड फॉर्म कौन सा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 भी तो था। ये इसका क्या कहलाता था? जनरल फॉर्म ही था, लेकिन क्या? एक्सटेंडेड फॉर्म। और ये स्क्वायर फॉर्म में था। तो अब हम लोग यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे निकलता था? ये जो है इसका स्क्वायर करके निकलता था। तो हम लोग भी अब क्या करेंगे कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में चाहिए तो मैं इसका स्क्वायर करके निकालूंगा। तो यहाँ से जैसे ये बात मेरे मन में आएगी तो एक्सटेंडेड फॉर्म ये लिखा हुआ है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब मॉड का जैसे कोई स्क्वायर करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इसका नाम क्या हो जाएगा? z माइनस Z0 बार इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये कितना रहेगा? z माइनस Z0 z बार माइनस Z0 बार इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ तो z बार Z0 बार और इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी। और अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं।
क्या कि ये जो लिखा है इसी को z0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। फिर उन्होंने जानते हो जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उस फॉर्म में लाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें किया ये जाता है कि जो सेंटर होता है इस सेंटर को हम लोग ए पुट कर देते हैं। z0 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये पुट कर दिया जाता है। अब एक ध्यान से सोचो, z0 सेंटर है, z0 क्या है और तो सेंटर कैसा कोऑर्डिनेट होता है, कांस्टेंट, और ए भी रेडियस भी क्या है कांस्टेंट। तो इस वजह से ये जो वैल्यू होती है कांस्टेंट नंबर होती है। ये वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट नंबर। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। पहले तो ये z बार z दिस, यहां पे जब पुट हो गया, ये चूंकि वैल्यू ये कांस्टेंट होती है इसलिए इस वैल्यू का नाम क्या रखा जाता है, c। और अब z बार a बार z ए z बार प्लस सी इक्वल टू 0, इसी का नाम होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल, किसमें, एक्सटेंडेड फॉर्म में। और अब याद करो कोऑर्डिनेट में लाने के लिए जानते क्या करते हैं, उसमें तुमने ध्यान किया होगा कि सेंटर किस में लिखते थे, जरा याद करो सेंटर क्या लिखते थे, -g -f लिखते थे। तो -g -f का मतलब क्या होता है, h की जगह -g और k की जगह -f। तो सेंटर को उन्होंने क्या किया, माइनस साइन से, इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको इस फॉर्म में बदला। अब याद करो इसकी रेडियस तुम क्या लिखते थे, √g² प्लस f² माइनस c लिखते थे कि नहीं। अब जरा वो कहाँ से आती है पता है, देखो इसको हम लोगों ने क्या लिया है, c लिया है, तो इसको मैं a² इक्वल टू, और ये √ ये आ जाएगा। और अब जरा ध्यान से देखो, ए कोई लिखे या इसका मॉडल है, ए के मतलब है, अब ध्यान से देखना z0, तो z0 का मतलब तुम्हारे पास ये है कि नहीं। और z0 का मॉड अगर मैं निकाल दूं, z0 का मॉड तो कितना आएगा बोलो, h² प्लस k², रूट पे आएगा कि नहीं आएगा। और उसी z0 की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस है रख दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो वैल्यू दिख रही है हम लोग को, कौन सी वैल्यू दिख रही है, a बराबर -z0, और इसका जब मॉड लोगे तो यही आ जाएगा, और इसका मतलब ये h² प्लस k² हो गया। और याद करो h² और k² की जगह -g -f रखोगे तो ये g² प्लस f² होगा कि नहीं होगा। और इसका चूंकि स्क्वायर है तो g² प्लस f² माइनस c, तो ये यहाँ से इसलिए ऐसा लाया जाता है। अब इसको हटा देते हैं, तो ये वही इक्वेशन हो गई। अब सबको क्या क्या याद रखना है वो जान लेते हैं। सेंटर क्या था इस केस में, -g -f, याद करो -g -f था ना, तो याद करो अब ये कैसे मिलेगा, ये a का वैल्यू z0 है कि नहीं, a कहाँ मिल रहा है हम लोग को बताओ। तो यहाँ पर अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ z बार लेता हूँ तो क्या आएगा, a आएगा कि नहीं आएगा। और a की वैल्यू क्या है, अरे बोलो, a की अगर मैं तुमसे वैल्यू बोल दूं तो a की वैल्यू -z0 है कि नहीं है। और -z0 जब तुमने लिखा तो z0 की जगह कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना कैसे मैं कर रहा हूँ। z0, z का मतलब क्या है, h प्लस दिस, लेकिन सेंटर क्या लिखा जाता है, h k लिखा जाएगा। अगर मैं वो वैल्यू वहाँ पे रख दूँ तो किस में आ जाएगा, -h k आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन सेंटर कैसा दिखना चाहिए, h और, तो वो कब दिख पाएगा, जब इसके आगे मैं क्या लगा दूँ, माइनस। तो इसीलिए अगर कोई बोलेगा सेंटर, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, सेंटर जो होगा इक्वल टू -a, सेंटर क्या बोला जाएगा, -a। और एक सेंटर क्या मिल जाएगा, -a, और a क्या कहाँ से मिलेगा,
ए जो है जेड बार के कोफिशिएंट से मिल जाएगा, ठीक है। तो जेड बार का कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए, और सेंटर क्या हो जाएगा माइनस ए। ये हम लोग को याद रखना है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब इस पॉइंट के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे ये दो क्वेश्चन है जिसमें मुझे सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो ये जेड बार प्लस 4 माइनस 3i जेड प्लस 4 प्लस 3 आयोटा जेड बार प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सर्किल की इक्वेशन हम लोगों ने क्या देखी है पहले पार्ट में? जनरल इक्वेशन क्या है? ये है जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0। और सेंटर क्या देखा था हम लोगों ने? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ जेड बार क्या था? ए था, और सेंटर क्या था? माइनस ए। और ए की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से रख दिया जाएगा, माइनस साइन अंदर आ जाएगा, और अब मैं इसको पॉइंट पे बदल लूँगा तो -4 कॉमा क्या आ जाएगा? -3। और उसके बाद रेडियस क्या थी? रूट ओवर मॉड ए स्क्वायर माइनस सी, और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 5। कंपेयर कर लोगे। और अब मॉड है तो रूट ओवर 4 प्लस 3 आयोटा, और सी की वैल्यू 5। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा? तो ये 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2√5। यानी इस सर्किल का रेडियस कितना है? 2√5, और सेंटर जैसा है। अब ऐसे इसका देखना चाहोगे तो दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है सीधे? तो ए बार कोफिशिएंट ऑफ जेड बार कितना है? ए का वैल्यू कितना है? 1 प्लस आयोटा, और सी का वैल्यू कितना है? -5। तो सेंटर सीधे यहाँ पे क्या आ जाएगा? -a। तो ये -1 माइनस आयोटा, इसका मतलब इसका पॉइंट -1 कॉमा -1। और अब रेडियस, तो यहां से सीधे मॉडुलस ए की वैल्यू देख लो रूट के अंदर। तो ये 2, तो कुल मिला के ये 9, तो ये कितना आ गया? 3। तो ये जो हो गई बात इसके इतनी है, ठीक है। अब यहां पर ये इतना पूरा नोट कर लेंगे पहले। जनरल इक्वेशन और सेंटर और रेडियस निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। अब उसी के आगे फिर यहाँ पे क्या हम लोग बात करेंगे? नेचर ऑफ द सर्किल के बारे में। तो नेचर ऑफ द सर्किल कितने तरीके से डील होता है? 3 तरीके से। पहला रियल सर्किल विद रेडियस, दूसरा रियल सर्किल विद जीरो रेडियस जिसका नाम होता है क्या? पॉइंट सर्किल, और तीसरा इमेजिनरी सर्किल। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया रियल सर्किल विद रेडियस। अगर सर्किल रियल और रेडियस होगी तो इसका मतलब कि मॉड ए माइनस ए स्क्वायर माइनस सी, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। भाई रेडियस हम लोगों ने क्या निकाली थी? ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर माइनस सी निकाला था कि नहीं निकाला था? दूसरा रियल सर्किल विद जीरो रेडियस, इसी का दूसरा नाम क्या था? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट सर्किल। और जब पॉइंट सर्किल होगा तो उस केस में रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और रेडियस 0 तभी हो पाए, ए का वैल्यू 0 तभी होगा जब ये पूरी वैल्यू भी क्या हो गएगी? 0। और उसके बाद इमेजिनरी सर्किल, और इमेजिनरी सर्किल कब होगा? जब रेडियस के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी।
ये हो गया। तो ये हो गया क्या, नेचर ऑफ द सर्किल। और लिखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डायमीटर के एंड्स जो है हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसके डायमीटर के एंड्स क्या है, Z1 और Z2। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, मान लो ये Z2 है और ये क्या है, Z1। अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, यानी कि इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, लोकस। तो हमने क्या मान लिया कि इसके ऊपर एक पॉइंट P है। अच्छा, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, Z, क्योंकि Z के अंदर ही छुपा हुआ है क्या, X और Y। तो यहाँ से अगर सब लोग देखेंगे तो अगर मैं A से P को जोड़ देता हूँ, P से B को जोड़ देता हूँ, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से एक बात बोल सकते हैं क्या, कि AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बोला जा सकता है कि नहीं। अब A का कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता है, P का भी पता है, तो AP क्या हो गया, 2 पॉइंट। और 2 पॉइंट की डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे थी, अगर एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और दूसरा पॉइंट B जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z2, तो AB की वैल्यू क्या थी, मॉड के अंदर Z2 माइनस Z1, ये हम लोग को याद है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z माइनस Z1 होल ऑफ स्क्वायर बराबर Z1 माइनस Z2 होल ऑफ स्क्वायर। कोई समस्या इसमें। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज डायमीटर एंड्स आर गिवन। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई, दूसरी इसकी इक्वेशन लिखने का एक तरीका और भी होता है। क्या होता है, ये P पॉइंट है, ठीक। अगर हम सब लोग थोड़ी देर के लिए रोटेशन में बात करें तो ये एंगल तो सबको पता है ना, 90। तो मैं यहाँ से अगर P को फिक्स कर दूँ तो ज़रा देखो, PA से PB के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर सब लोग बोलना चाहें तो इसकी इक्वेशन को ऐसा भी बोला जा सकता है, PA से PB और बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, अब जब तुम ये बोल सकते हो तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, B का मतलब कितना हो जाएगा, Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z इक्वल टू π/2। और एक काम कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, ये Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू क्या, π/2। लेकिन एक बात तुमको और ध्यान करनी पड़ेगी, क्या जानते हो क्या, अगर मैं सिर्फ π/2 लिखता हूँ तो ये पूरा सर्किल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि P कैसा पॉइंट है, मूव करने वाला पॉइंट है कि नहीं। तो जब मूव कर रहा है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह करते करते मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो अगर इन किसी भी जगह में P को अगर मैं जोड़ता हूँ, देखो यहाँ से जोड़ता हूँ, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। लेकिन जैसे इस पॉइंट के आगे मैं बढ़ता हूँ, इस जगह पे आ जाता हूँ, मान लो P, और हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोगों ने क्या लिखा, PA से PB, तो वो तो एंगल ये हो जाएगा ना। तो क्या चीज़ दिमाग में आई, जानते हो क्या आई, कि P अगर फिर से एक बार P यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बोर्ड पे देखते रहना, तभी P का वैल्यू ये एंगल प्लस का π/2 होगा। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन से जो हमें सर्किल मिलेगा वो कैसा सर्किल मिलेगा, वो सिर्फ अपर हाफ मिलेगा। कैसा मिलेगा, अपर हाफ। लेकिन सर्किल अगर मुझे पूरा बनाना है तो ये P नीचे भी आएगा, और जब P नीचे आएगा तो ये एंगल देखना पड़ेगा। लेकिन ये एंगल ये तो लिखोगे नहीं, क्यों, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में वैल्यू कैसे लिखोगे, प्रिंसिपल। तो कोई ये एंगल लिखे या माइनस के साथ ये एंगल लिख दे, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम, कोई प्रॉब्लम। तो इसका मतलब कि प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तभी मुझे पूरा सर्किल मिलेगा। प्लस से कैसा मिलेगा, अपर हाफ, और माइनस से कैसा मिलेगा, लोअर हाफ। माइनस वाला कहाँ से आया, बात समझ में आ गई कि ये कैसा एंगल है। मान लो अगर ये
ये ये थीटा है तो ये 2 पाई माइनस थीटा, या उल्टा कहना चाहे तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये माइनस थीटा। तो ये आ गया। अच्छा, लेकिन एक बात, जब इसको हमने देखा इस इक्वेशन को, तो इसको देखने के साथ साथ तुम्हारे को कुछ और भी याद आ गया। अब क्या याद आ गया? तो याद ये आया इनको कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या है, प्लस पाई बाई 2 या फिर क्या, माइनस पाई। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू प्लस पाई बाई 2 हो या माइनस पाई बाई 2 हो, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता था, प्योरली रियल होता था कि नहीं होता था, प्योरली इमेजिनरी होता था। याद आया? ये कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब कि z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 जो है वो प्योरली क्या हो गया, इमेजिनरी। और जैसे तुमने कहा ये प्योरली इमेजिनरी है, तो याद करो अगर z प्योरली इमेजिनरी होता था तो उस केस में z इक्वल टू माइनस जेड बार होता था कि नहीं होता था। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि z माइनस Z1 अपॉन बराबर माइनस z माइनस Z1, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, z माइनस Z1, तो z बार माइनस Z1 बार, z बार माइनस Z2 बार, और अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो z माइनस Z1 z बार माइनस Z2 बार इक्वल टू माइनस z माइनस Z2 z बार माइनस Z1 बार, और सारे टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। तो z माइनस Z1 z बार माइनस Z2 बार प्लस z माइनस Z2 z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू 0। तो ये भी सर्किल की इक्वेशन होगी जिसके डायमीटर के एंड्स क्या है, Z1 और Z2। अच्छा, अब तुमको क्या याद रखना है, पहले इस फॉर्मेट में हो सकता है, दूसरा इस फॉर्मेट में भी इसी को लिखा जा सकता है, तीसरा ये। और ये कौन सा फॉर्मेट है, बेसिकली ये वो फॉर्मेट है जिसको कार्टेशियन फॉर्म में सब लोग याद करते थे कि अगर पॉइंट x1 y1 है और इधर क्या है x2 y2, तो सर्किल की इक्वेशन क्या थी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू क्या दूसरे ब्रैकेट में y माइनस y2 बराबर 0। ये वो फॉर्म है, नोट करेंगे इसको पहले। तो अदर फॉर्म ऑफ सर्किल की बात करते हैं, तो अदर फॉर्म ऑफ सर्किल क्या है, पहला z माइनस Z1 स्क्वायर प्लस z माइनस Z2 स्क्वायर बराबर k अगर लिखा है और किसी ने कहा ये इक्वेशन सर्किल बना रही है, क्या बना रही है, सर्किल। तो ये इक्वेशन सर्किल तभी बनाती है जब k का वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2 होल ऑफ स्क्वायर होता है। अच्छा, हम लोग एक बात और ध्यान करेंगे, इस इक्वेशन को देखें और जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी इक्वेशन एक, ये भी तो पढ़ी थी, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो अंतर ये है कि ये इक्वेशन हमने तब पढ़ी है कि जब Z1 और Z2 क्या है, एंड्स ऑफ डायमीटर है, ठीक है। और ये इक्वेशन हम तब पढ़ रहे हैं कि डायमीटर के एंड को छोड़कर कहीं पर भी Z1 और Z2 आ जाए, तो उस केस में सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। इसको निकालना चाहोगे तुम अपने आप बहुत प्रूफ कर सकते हो। कैसे जानते हो क्या, ये z माइनस Z1 का स्क्वायर लिखा है, तो इसको अगर सब लोग निकालना चाहेंगे तो z माइनस Z1 और z माइनस Z1 इस टोटल का बार लिख लोगे। फिर ऐसे ही इसको भी लिख सकते हो, इसका बार हो जाएगा और k को एक साइड कर लो, और उसके बाद इनका ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ब्रैकेट ओपन कर देने के बाद ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लग जाएगी। कौन सी, z बार a z बार प्लस a बार z प्लस c इक्वल टू 0। और अभी हमने तुमको तुरंत थोड़ी देर पहले हम लोगों जो आर्टिकल किया था वो क्या था कि अगर ये इक्वेशन सर्किल रिप्रेजेंट करेगी
तो मॉड ए का स्क्वायर माइनस सी, यानी रेडियस जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए कि नहीं। पॉइंट सर्किल भी हो सकता है और सर्किल विद रेडियस भी हो सकता है। तो उस पूरी इसको सॉल्व करके यहाँ पे मॉड ए और सी की वैल्यू रखी गई और उसके जब मैंने इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर दिया तो उससे जो आया वो कंडीशन ये है। तो बार बार सबको सॉल्व ना करना पड़े इसलिए हमने निकाल के रख दिया। और अगर यहीं पे Z1 और Z2 एंड ऑफ डायमीटर होगा, क्या होगा, एंड्स ऑफ, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब तो ये प्रूविंग बेवजह करने की कोई जरूरत नहीं है, करना चाहेंगे तो सब कैसे कर सकते हैं हमने बता दी बात। और ये सर्किल में क्या है, ये सर्किल तब है जब Z1 और Z2 एंड्स ऑफ डायमीटर नहीं है। अब मैं आगे की बात करता हूं, इसको हटा दे रहा हूं, ये सब लोग ध्यान रखेंगे और इसके साथ ये वाला फिगर हम मेंशन कर देंगे ताकि याद रहे कि क्या बात हुई थी। सेकेंड, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू K, ये अगर लिखा हुआ है तो ये भी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। कैसे रिप्रेजेंट करती है, इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं। पहला A, अगर मैं K इक्वल टू 1 पुट कर दूं, K इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, मॉड Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू 1 हो गया। और जब ये 1 हो गया तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट देखें सब लोग, तो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू 1 और Z माइनस Z1 बराबर Z माइनस Z2। अब अगर सब लोग थोड़ी सी एनालिसिस करें तो जब K का वैल्यू 1 है तो ये क्या चीज़ रही होगी, तो एनालिसिस करते हैं हम लोग, फिर उसके बारे में बात करते हैं। क्या बात करेंगे, लिखवा देंगे हम। ये देखो, ये मान लो एक पॉइंट A Z1 है, B Z2। Z कैसा पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, और Z1 Z2 कैसे पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, जरा सब लोग ध्यान से सोचेंगे। मॉड के अंदर जैसे ही कोई ये लिख देता है तो तुरंत दिमाग में बात आती है कि Z1 और Z2 के बीच की ये क्या है, डिस्टेंस। ये दिमाग में बात क्लियर है। अच्छा, अब Z का Z1 से डिस्टेंस और इस लाइन का मतलब वो Z का Z2 से डिस्टेंस, ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। और जैसे तुमने ये बात सोची तो तुरंत दिमाग में बात आई, ये तभी हो सकता है जब ये बिल्कुल बीचों बीच में हो, तभी होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब तुमको एक बात और ध्यान करनी पड़ेगी, क्या, P कैसा पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, तो अब बताओ इस P को मैं कैसा घुमाऊं कि इससे A से भी दूरी और B से भी इसकी दूरी बराबर रहे। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं इसको ऊपर घुमाऊं, क्योंकि इधर अगर मैंने ऐसे घुमाया तो बराबर नहीं रह जाएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ घूमेगा। क्यों, क्योंकि अब इस लाइन के ऊपर कहीं भी तुम P रख दो तो इससे इसकी डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर। चाहे मैं ऊपर रख दूं, चाहे कहाँ रख दूं, नीचे। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि P जो हो रहा है ये इस तरीके की लाइन बना रहा है। तो ये लाइन कैसी है, ये लाइन जो है वो कैसी कहलाएगी, ये लाइन। तो हम जब भी ये इक्वेशन देखेंगे तो हम कहेंगे ये लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। ये कैसी है, परपेंडिकुलर, क्या, बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करे क्योंकि बराबर है किससे, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये हो गया पहला पॉइंट। क्या है इस लाइन का नाम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, यानी A और B पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समद्विभाजित कर रही है। कैसा, लंबवत, परपेंडिकुलर। तो ये K की जब वैल्यू 1 होगी तो ये इक्वेशन होगी। अब जैसे कभी भी हमको ये दिख गया इस ये वाला फॉर्म, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये इस आर्टिकल के बारे में बात चल रही होगी। दूसरा,
k नॉट इक्वल टू 1, और जब k नॉट इक्वल टू 1 है तो ये z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 बराबर k। अब जरा ध्यान से सोचो, k की वैल्यू कभी 1 नहीं है, ठीक, यानी कि 1 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर है। अब अपने मोटे दिमाग से बात सोचेंगे सब लोग। मैं यहां से सोचता हूं, मैंने z की जगह x प्लस आई वाई रख दिया, यहां से x1 प्लस आई वाई 1, यहां से x प्लस आई वाई, यहां से क्या x2 प्लस आई वाई 2। मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ x के ऊपर ध्यान कर रहा हूं, सेम ऐसे ही y के लिए हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, इसका रियल पार्ट क्या होगा x, इधर से क्या आएगा x1, तो इधर के ब्रैकेट में क्या बना x माइनस x1, फिर i एक साथ हो गया प्लस i, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस y1। अगर मैं इसका रूट ले लूँ तो अगले स्टेप में क्या आएगा, रूट के अंदर x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1। ऐसे दूसरी तरफ क्या हो चुका होगा, रूट के अंदर x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। अब मैंने उसके अगले स्टेप में रूट हटा दिया, अब मैंने केवल x वाला ही ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। इधर से देखो x स्क्वायर और इधर से भी क्या x कट गया, फिर ऐसे y स्क्वायर भी ओपन हुआ, इधर से भी y स्क्वायर कट गया कि नहीं। तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ x का टर्म बच रहा है और y, और उसमें x और y की डिग्री कितनी है, 1। तो जहां x और y की डिग्री 1 होती है उसी का नाम होता है क्या, लाइन। अब मान लो यहाँ पे दूसरी बात क्या, k की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या हुआ होगा, इधर रूट के अंदर x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या लगा रहा, k रूट के अंदर x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस। अब जरा बताओ, मैं अगर स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो क्या कभी x स्क्वायर और y स्क्वायर के टर्म कटेंगे, कभी कटेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि इधर x स्क्वायर है और इधर क्या k के साथ आ गया, तो कभी वो कैंसिल, तो वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, एक साइड आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और अब जब आ जाएंगे तो दिमाग में सोचो कौन कौन सा टर्म बच रहा होगा, एक एक्स स्क्वायर का बच रहा है, एक इसका बच रहा है वाई स्क्वायर, एक खाली एक्स का बचेगा और एक खाली। और किसी भी इक्वेशन में अगर ये 3 टर्म है, कौन सा, एक्स स्क्वायर और क्या वाई स्क्वायर और खाली एक्स और खाली क्या वाई, तो वो इक्वेशन सर्किल हो जाएगी कि नहीं। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर के साथ कॉमन होके आया होगा ठीक वही नंबर किसके साथ कॉमन होके आया हो, वाई स्क्वायर के साथ वाला आया होगा, और उससे उसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो जैसे डिवाइड करोगे तो जनरल इक्वेशन अब क्या बन गई, सर्किल। तो ये जो है ये इक्वेशन क्या बना रही है, जब k की वैल्यू 1 नहीं है तो ये इक्वेशन क्या बनाएगी, सर्किल बनाएगी। और जब k की वैल्यू 1 नहीं है तो हम अगले स्टेप में लिखना चाहें तो z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 नॉट इक्वल टू 1। तो ये क्या बनाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को। और ये जो सर्किल मिलता है यहाँ से, इसी सर्किल को हम लोग बोलते हैं अपोलोनियस सर्किल, अपोलोनियस सर्किल। नोट करेंगे इसको। तो नेक्स्ट अब सर्कुलर आर्च के बारे में बात करते हैं। देखो सर्कुलर आर्च क्या चीज़ है पहले जान लेते हैं। जो भी इस फॉर्मेट की इक्वेशन होगी, आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू अल्फा, ये हमेशा एक सर्कुलर आर्च को रिप्रेजेंट करेगी। π/2 है तो z1 और z2 क्या हो जाएंगे, एंड्स ऑफ डायमीटर हो जाएंगे। अब देखो क्यों रिप्रेजेंट करती है, जरा बात सोचते हैं। z1 और z2 ये फिक्स पॉइंट है, z1 और z2 कैसे फिक्स पॉइंट। z1 और z2 फिक्स पॉइंट है। ये मैंने एक आर्क बना दिया है और इसके ऊपर एक मैं पॉइंट P ले रहा हूं। थोड़ा अपना दिमाग अपने साथ रखना कंपलसरी होगा अभी। और सब लोग सोचेंगे, सिर्फ विजुअलाइजेशन करेंगे।
हमने ये एंगल अल्फा लिया है, ठीक। अब अगर मैं रोटेशन शुरू करता हूं तो ये इक्वेशन कैसे रहेगी, पी ए से कैसे, पी ए से पी बी, ऐसे रहेगी कि नहीं। तो यहां ये कैसे बना, पी ए से पी बी, तो ये एंगल कितना हमने दिया, नाम अल्फा। अच्छा, जब ये नाम हमने अल्फा दिया तो अपने मोटे दिमाग से एक बात सोचो, क्या सोचोगे, पहले वो सोच लेते हैं। ये क्वेश्चन ये आ गई कि नहीं आ गई, तो हमने ये सोचा कि मैंने तो कहा था P कैसा पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, कैसा पॉइंट है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, P कोई यहां रखे, P कोई यहां रखे, तो भी तो ये एंगल अल्फा ही कहलाएगा। कैसे, अब इसमें आधे लोग की सांस थम गई होंगी, कैसे, तो हमको ध्यान आएगा ऐसे, अगर सर्किल है, एक लाइन सेगमेंट है, तो सरकमफ्रेंस पे वो हमेशा इक्वल एंगल बनाता था कि नहीं बनाता था, ये सारे एंगल क्या बनाते थे, इक्वल। तो ये देखो ए पी को ऐसे ज्वाइन कोई कर दे तो ये एंगल बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब हम पी ए से पी बी जा जरूर रहे हैं, ये एक्चुअल में ये उंगली जो है हमारी, ये तो बस केवल ये बता रही है कि रोटेशन ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कौन घूम रहा होगा, अंगूठा। क्यों, क्योंकि पी कैसा है, वेरिएबल पॉइंट। अगर मैं यहाँ पी रख दूँ तो भी पी ए से पी बी जाओगे, यहाँ रख दूँ इस जगह तो भी पी ए से पी बी, यहाँ रख दूँ तो पी ए से पी बी, यहाँ रख दूँ तो भी पी ए से पी बी। तो अब जब इन सभी पॉइंट को अगर मैं ट्रेस करता हूँ, यहाँ का पी, 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 तो ये पूरा मिलके एक पूरा सर्कुलर आर्क बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब चाहे मैं पी यहाँ भी रख दूँ तो भी तो यहाँ रख दूँ, पी ए से पी बी आएगा, पी ए से पी बी, कोई प्रॉब्लम इसमें, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये पी कैसा पॉइंट, अब ये सारे पी को हमने इसके ज्वाइन कर दिया। तो अब जब कभी भी मुझे ऐसी इक्वेशन दिखेगी तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि ये ऐसा कुछ फिगर बनना होगा। क्या फिगर बनना होगा, सर्कुलर। अब इस पे काम कैसे होगा, इसको नोट करने के बाद हम फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला पार्ट देखो, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट में रिजल्ट दे दिए गए हैं और दूसरा इस फॉर्म में लाया गया है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू π/4। आर्ग्यूमेंट, आपने z1 और z2 की वैल्यू पुट कर दी अपॉन z2 का वैल्यू भी पुट कर दिया। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं z1 और z2 के जो कोऑर्डिनेट हैं इनको मैं फिक्स कर दूंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। देखते हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि z1 का जो कोऑर्डिनेट ये दिया गया है, इसका पॉइंट कितना है 8,4 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6,4। तो मैंने यहाँ पे लोकेट किया 6,4, ये z2 था और दूसरा क्या है 8,4। तो 8,4 ठीक इसके थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा और दूर बना देते हैं ताकि फिगर साफ दिखे। ये आ गया। अब मेरा मूवमेंट कैसा होना चाहिए ये मैं सोचूंगा। यहाँ क्वेश्चन ने क्या दिया, आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P की वैल्यू सोचनी पड़ेगी कि किधर चल रही है। ये एंगल कितना दिया, π/4, यानी कि ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, एक्यूट। तो अब जरा एक बात सोचो, शुरुआत ये कहाँ से हो रही है, Z2 से कहाँ जा रहा है, Z1। तो यानी जो हमें अगर पॉइंट लेना होगा, मान लो ये A है, ये B है, अब अगर मैं P लेता हूँ तो मुझे PA से PB जाना पड़ेगा, क्योंकि PA से जब शुरू होगा तभी वो नीचे आएगा, क्योंकि Z2 वाला पार्ट क्या है, नीचे है। तो अब मैंने मान लो अगर ये एंगल यहाँ रखा थोड़ी देर के लिए, मान लो P यहाँ रखा, तो क्या सोचते हैं हम लोग, ये जो फिगर, जो ये कंडीशन दी गई है, ये क्या ट्रेस हो रही होगी, जरा सोचो। P मैंने यहाँ रख दिया, घूमना कैसे है, PA से PB, तो ऐसे जब मैं घूमूंगा तो ये एंगल कैसा दिखेगा, ऑब्ट्यूज, और जबकि होना कैसा चाहिए, तो ये कैसे चल रहा होगा, P का पोजीशन ऊपर रख देते हैं। हमेशा देखना क्या होगा, A और B पॉइंट लोकेट कर लिए, उस पॉइंट के या तो अपवर्ड जा रहा होगा या फिर क्या, डाउनवर्ड, कोई एक साइड पे जाएगा। तो मैंने पहली बार में सीधे बनाया नहीं, और P पॉइंट कैसा है, मूविंग पॉइंट। तो अब जरा यहाँ पे अगर मान लो P है तो कैसे घूमोगा, PA से PB। तो ये क्या हो रहा है, ये हमने क्या बताया, ये नीचे देखने के लिए अंगूठा घूम रहा है, वो नहीं घूम रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में घूम कौन रहा होगा, P, क्योंकि P कैसा पॉइंट है, वेरिएबल। तो अब यहां से इसको कोई जोड़ दे तो ये एंगल π/4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक्यूट। अब वो P पॉइंट चाहे यहां आ जाए तो भी एंगल π/4 ही दिखेगा। तो इसका मतलब कि यहां से जो सर्किल चल रहा होगा वो कैसा चल रहा होगा, कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही होगी। तो ये इसकी इक्वेशन मिल गई सर्किल की। अब मुझे निकालना क्या है, अगर मुझे सेंटर मिल जाए और क्या मिल जाए, रेडियस मिल जाए, तो मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में लाने का मतलब क्या है, Z माइनस Z0 बराबर A है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, रेडियस, और साथ में क्या देखूंगा, सेंटर। अब देखूंगा कैसे, उसके लिए मैं क्लास 10th की जो ज्योमेट्री थी उसके बारे में इस्तेमाल करूंगा। देखो ये सर्किल पढ़ा था, अब याद करो सर्किल के बारे में। ये एक पॉइंट A और B दिया गया है, तो ये लाइन ये कार्ड हो गई कि नहीं हो गई, इससे इसका अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल देता हूं तो ये हमेशा ये आता है कि नहीं आता। ये इसी चीज को, थ्योरम को तुमने ऐसे पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द लाइन बाइसेक्ट टू ईच अदर, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता था, ठीक है। तो यहां से हमने क्या पता है, अब उल्टा काम करेंगे हम लोग, क्या कि A और B पता है तो उससे हम इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे कि नहीं, मुझे ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और इतना मिल जाने के बाद मुझे ये पता लग जाए कि मुझे ये इतना कितना चलना है, तो यहाँ से सेंटर मिल जाएगा कि नहीं। और उसमें हेल्प जानते कौन करेगा, हेल्प हमारी ये करेगा फिर से एक 10th की थ्योरम। कौन सी, ये कार्ड था, अगर ये एंगल अल्फा था तो सेंटर पे एंगल कितना बन जाता था, तो सेंटर पे कितना बनता था 2 अल्फा। याद आया कि नहीं। अब जब तुमको याद आया, गूगल सर्च एग्जाम पास वाले लोगों, तो यहां पे सेंटर आ गया C, ठीक है। और अब यहां से इससे A से C को मैं जोड़ देता हूं, और जैसे जोड़ूंगा तो ये रेडियस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब मेरा मकसद ये हो गया है कि मैं ये निकाल दूं। अच्छा, अगर चारुल ये एंगल मैं π/4 लिख देता हूं तो क्या मैं कोई गुनाह कर रहा हूं, होगा कि नहीं होगा π/4। अभी भी अंदर से लोग डरे हुए हैं, अबे पगला, अगर ये α/2 है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा कि नहीं। तो कुल कह सकते ये पूरा अल्फा है तो खाली ये इतना क्या अल्फा। तो ये π/4 कहाँ, सरकमफ्रेंस में बनना था ना, तो इसलिए उसका ये एंगल क्या हो गया, सेम हो गया कि नहीं, आ गया कि नहीं समझ में आया, आ गया तो फिर अच्छी बात है, मुबारक हो। तो अब यहां पर अब फिर क्या था, A और B का हम लोग क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। तो निकालो मिड पॉइंट इसका, 7,4। अब सही हुआ, ठीक है। अब ये भी नहीं निकालना, ध्यान है क्या, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब
तुम्हारा मकसद क्या रह गया है, क्या मकसद रह गया? तुम्हारा मकसद ये रह गया कि ये AM तुम्हें पता है, क्या पता है? तो क्या तुम CM नहीं निकाल सकते हो? अरे भैया AM पता है कि नहीं पता है? कितना है ये? 1 है कि नहीं? तो अब तुम CM कितना हो जाएगा? CM। तो ये एंगल पता है कि नहीं पता है? ये तो 90 डिग्री है ही है कि नहीं? तो sin π/4 पहले ये रेडियस निकाल देते हैं, दोनों जरूरत है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा? तो यानी A का वैल्यू कितना आ गया? √2। अब ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो tan का फार्मूला लगा दोगे। ये 1 हो गया, ये AM। तो CM की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और जब CM की वैल्यू 1 आ गई तो अब बताओ सेंटर कितना होगा? तो तुम कहोगे ये लाइन तो परपेंडिकुलर चल रही है कि नहीं चल रही है? तो भैया इसमें हर जगह y का कोऑर्डिनेट सेम होगा कि नहीं होगा? x का होगा, x का होगा, y का थोड़ी होगा भाई। परपेंडिकुलर ऐसा लाइन चल रही तो इसमें हर जगह किसका कोऑर्डिनेट सेम होगा? x, किसका? x का, ठीक है। और यहां पर y की वैल्यू कितनी है? 4। तो एक यूनिट ऊपर बढ़ जाओगे तो कितना आ जाएगा? 7, अब तुम्हें सेंटर पता हो, रेडियस पता है, तो सर्किल की क्वेश्चन लिख सकते हो कि नहीं? तो यहां से ये Z0 कितना बन जाएगा? Z0 बराबर 7 + 5 आयोटा। और A तो तुमको पता ही है, तो Z - 7 + 5 आयोटा। और A की वैल्यू कितनी? आंसर B। टिक कर लो भाई। तो अब इस इक्वेशन में मुझे सेंटर और रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? यहाँ Z1 का वैल्यू तो 2 हो गया और Z2 का वैल्यू कितना रहेगा? -2। और जब पॉइंट में चेंज कर लोगे तो 2, 0 और -2, 0 ये आ जाएगा। और अब यहाँ पे इनको हम लोग लोकेट कर देंगे। तो यहां से जो वैल्यू चलेगी -2, 0, तो -2, 0 यहां पे आ जाएगा। ये Z2 हो गया और Z1 2, 0। अच्छा, अब हमें मूवमेंट जो हमारा कैसा है? Z2 से Z1 ही जाना है। तो कैसे चलेगा? एंगल कैसा दिया गया? π/4। तो अगर मैं ऊपर रखूंगा तो बनेगा क्या? तो ऊपर रखूंगे तो बन जाएगा ना। इसको अगर A ले लें, इसको क्या ले लें? B। तो PA से PB कौन घूम रहा है? P घूम रहा है, अंगूठा नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो ये है PA से PB। अब सेंटर से इधर निकाला जा सकता है। ये पूरी इक्वेशन तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? मिड पॉइंट। अभी सीखा था कि नहीं? तो इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0, और सेंटर इसके ऊपर बन जाएगा कि नहीं? से C हो जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू क्या? ये तो वैल्यू सीधे 2 मिल जाएगी और ये एंगल कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये क्या है? ये तो रेडियस हो गई। तो एक बार tan निकाल देंगे, एक बार क्या साइन निकाल देंगे। तो tan, इसको O ले लेते हैं, तो tan π/4 2/CO। तो tan π/4 की वैल्यू 1 हो गई। तो यानी कि जो CO कितना आ गया हम लोग के पास? 2। तो सेंटर जो हो गया ये 2 हो गया, यानी ये वर्टिकल है। इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो सेंटर जो हम लोग को मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? 0, 2। और रेडियस 2/A। तो ये 1/√2 = 2/A। तो A का वैल्यू 2√2 ये आ गया। नोट करेंगे। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन का हम लोग को क्या है? रेडियस निकालना है।
तो देख लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको हमने नाम दिया था Z2, तो Z2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, तो पॉइंट कितना हो गया 3,0, और Z1 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 4 आयोटा, यानी पॉइंट क्या हो गया 0,4। अब इसको लोकेट कर देते हैं। तो जब मैंने इसको लोकेट किया तो 3,0, तो 3,0 यहाँ पे कहीं होगा, ये इधर, और दूसरा क्या है 0,4, तो ये ऊपर कहीं आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, ये तो Z2 हो गया, ये Z1 हो गया, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और हमको अब क्या, जब भी पहले पॉइंट लोकेट करो फिर उससे लाइन ड्रॉ कर दो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, और उसके बाद रोटेशन देखो किधर रखोगे, इधर देखो, ये अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ये किधर चलना होगा मुझे Z2 से Z1, तो Z2 से अगर Z1 चलूँगा तो मैं अगर ऐसे घुमाता हूँ तो रोटेशन देखो कैसा हो रहा है। अरे मान ये ऐसे P रखा हमने पहले, अब कैसे घूमोगे बोलो, इधर देखो PA से PB, ये अंगूठा उधर फिगर मत देखो, ये कौन है P घूम रहा है ना, तो तुम्हारा दिमाग इसके घूमने की तरफ नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा तुरंत A से P को ज्वाइन करो, P से B को ज्वाइन करो, उसके बीच के एंगल पे जाना चाहिए। तो PA से PB, तो यहां से अगर इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये एंगल π/3 होगा कि नहीं होगा? अरे एक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा? एक्यूट देखोगा, एंगल की वैल्यू थोड़ी देखने लग जाओगे। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर रख देता P, इधर देखो फिर से, अगर मैं PA इधर रख देता तो Z2 नीचे है ना, अब जरा तुम घुमाओ PA से PB, तो उल्टा पूरा घूम जाओगे कि नहीं घूम जाओगे? तो वो एंगल कैसे दिख जाएगा? ऑप्टिट्यूड, वो थोड़ी है। अब फिर इसका क्या निकाल लिया जाएगा? मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट निकालने के बाद क्या, बिल्कुल स्ट्रेटेजी बिल्कुल फिक्स है। अब क्या करना पड़ेगा, इस A और B के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन निकालनी पड़ेगी कि नहीं यार? वो तुमको अब क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके निकलेगी। कैसे? A और B पॉइंट पता है, तो इससे इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये आ गया। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, तो इसको अगर तुम पूरा देखोगे तो ये 4x प्लस 3y बराबर कितना 12 है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे हो जाएगी इसके, ये पहले मिड पॉइंट, ये कितना पॉइंट हुआ, M का पॉइंट कितना है बोलो, 3/2, 2 हुआ कि नहीं हुआ? अब इससे परपेंडिकुलर लाइन, तो इक्वेशन ऑफ PB, एक लाइन दी जाती थी, उससे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन सब लोग कैसे लिखते थे, x और y के कोफिशिएंट को क्या करते थे, इंटरचेंज, और बीच का साइन क्या लगा देते हैं, माइनस, और प्लस लैम्डा बराबर क्या होता था, 0। तो यहां से इसमें पॉइंट पुट कर दोगे जिससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये दा। तो यहां से कितना हो गया 8, तो यहां पे कितना आ गया 16, 7/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, -7/2। तो इक्वेशन जो ये मिल गई PM की कितनी हो गई, 4y - 3x -7/2 इक्वल टू 0। तो इसी के ऊपर कहीं अब क्या होगा, इस लाइन के ऊपर सेंटर होगा। कहाँ होगा वो निकलने के बाद पता लगेगा, लेकिन हमें सेंटर नहीं निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस। तो इसका रेडियस मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, क्या मान लेते हैं हम लोग, C मान लिया। तो और ये तो A है ही है, तो अगर C से A को कोई मिला देगा तो यही तो रेडियस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अब अगर मुझे सेंटर निकालना होता, इस लाइन को निकालने की जरूरत क्या पड़ी जानते हो? ये लाइन इसलिए मैं तुमको निकाल के दिखा दिया कि अगर कोई सेंटर बोलता तो मुझे इस लाइन की जरूरत पड़ती, लेकिन मुझसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एंगल तो मुझे सीधे पता है कि नहीं पता है, कितना है, π/3, और ये भी मुझको पता है कितना है, ये पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट दिया गया, तो ये निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, AM।
और यहाँ पे ये एंगल पता है, ये निकालना है, ये पता है, तो क्या लग जाएगा साइन पाई बाई 3 इक्वल टू तो यहाँ साइन 60 डिग्री कितना आ जाएगा √3/2 और AM ये सीधे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से निकाल दोगे। ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके A की वैल्यू लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है? तो फटाफट लिख दो A की वैल्यू कितनी आ रही है। ये A की वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो 5/√3 आ जाएगी। और लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि Z1, Z2, Z3 ये पॉइंट दिए गए और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि Z1, Z2, Z3 इन पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा लोकेट। तो पॉइंट को हम लोग लोकेट करते हैं। तो ये Z1 की वैल्यू क्या हो गई 2 + 3 और ये वैल्यू क्या हो गई 3 - 2। तो 2,3 जो पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं आ जाएगा। और ये क्या है Z1। Z2 क्या है 3, -2। तो 3, -2 कहाँ इसके आगे यहाँ कहीं आएगा। और Z3 की वैल्यू जो है इसका पॉइंट में अगर लिखेंगे तो -1, -2√3। तो x भी -1 में है और y भी क्या है -1। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ कहीं इधर पॉइंट आ जाएगा इस तरीके से। अब ऐसे क्वेश्चन में शुरुआत कहाँ से होगी ये पहले हमको देखना होता है। क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं है कि करना क्या है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ऑप्शन कैसे लिखे गए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो सभी ऑप्शनों में देखो क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में Z3/Z2 दिया गया है कि नहीं। अच्छा, आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर Z वाला टर्म लिखा रहता है तो हम लोग को पता है कि उसमें अगर ऐसा लिखा है Z - Z1/Z -Z2 तो उसका मतलब कि वो पॉइंट फिक्स किया गया कौन सा जिसमें कहाँ लिखा हुआ Z। कैसे पता लगा? जो कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में लिखा है वही कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है, तो उसका वो वाला पॉइंट क्या किया गया है फिक्स। अच्छा, अब इसमें Z3 और Z2 का इस्तेमाल हो रहा है, तो Z3 और Z2 तो ये लिखे हुए दिख रहे हैं हम लोग को, लेकिन इसके बाद इसमें माइनस के साथ जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो नहीं है। तो इसका मतलब वो तभी पॉसिबल होगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रह गया होगा 0। तो इसका मतलब कि इसने जो फिक्स पॉइंट क्या है पहले के लिए वो कौन सा पॉइंट है 0, यानी ओरिजिन। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब ये चला कैसे, डिनोमिनेटर में क्या है Z2 और ये क्या है Z3। तो यहां पर जो रोटेशन है वो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। ये अगर पॉइंट O है, इसको मैं ये नाम दे देता हूं ABC। तो यहां से अगर मैं बोलना चाहूं तो ये OC से OB मैं घुमा देता हूं, OC से OB। तो जरा देखो यहां पे क्या आ जाएगा, अगर मैं OC से OB घुमाता हूं तो एक तो बात ये कि मुझे अभी एंगल नहीं पता है, OB और OC के बीच का क्या एंगल पता है? मैंने मान लिया ये थोड़ी देर के लिए क्या है थीटा। एक्चुअल में ये दोनों साइड आर्ग्यूमेंट लिखा गया है, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि दो थीटा की वैल्यू को क्या किया गया है सेम, और जो वो दो थीटा जहां पे बराबर होंगे उसी में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पुट कर दोगे तो ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस आर्ग्यूमेंट को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं थीटा बराबर क्या लिखूंगा, आर्ग्यूमेंट OC से OB। अब जब OC से OB लिखा है तो Z2 - 0 अपॉन Z3 - 0 और ये आर्ग्यूमेंट Z2/Z3 है कितना, Z3/Z2। तो आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी लगा के आगे माइनस लगा दूंगा मैं, वो तो बैलेंस हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। भाई मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, नहीं ध्यान आया तो पूरी बात लिख दे रहा हूं, ऐसा लिख सकते थे कि नहीं। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आर्ग्यूमेंट Z3/Z2।
अच्छा, अब उसके बाद ऑप्शन में हो क्या रहा है, जरा देखो जो ऑप्शन लिखेगा अदर ऑप्शन, तो नॉर्मली अदर ऑप्शनों में देखो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन में एक बार ये चेक करें कि Z1 को फिक्स करके फिर Z2 और Z3 की तरफ हम लोग घुमाएं और उसके बाद फिर इस थीटा में क्या देखें, रिलेशन। तो अब कौन सा फिक्स किया गया है भाई, Z1। तो मैं अगर Z1 को फिक्स करता हूं तो Z1 को फिक्स करने का मतलब क्या फिक्स हुआ, A। क्लियर। अच्छा, जब A फिक्स हुआ है तो मैं इससे इसको ज्वाइन कर दिया हूं, इससे इसको ज्वाइन कर दिया हूं, ये एंगल मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए फाई है, ठीक। उसके बाद फिर रिलेशन सोचेंगे हम लोग। अब जरा ध्यान से देखो, तो मैं यहां से आर्गुमेंट कैसे लूंगा, क्या लूंगा, Z1 को फिक्स किया तो कैसा चला, AC से AB, और ये एंगल जो हो गया वो क्या हो गया, फाई। और अब जरा बात देखो, आर्ग्यूमेंट B कितना है, Z2 माइनस Z1 अपॉन इक्वल टू 5, ये आ गया। अब यहां पर या तो Z3 अपॉन Z2 होगा या Z3 अपॉन Z2, अब या 2 होगा या तो 2 नहीं होगा, दो में से एक ही बात है। तो अब मैं रिलेशन निकालना शुरू करता हूं, कहां, एंगल में। तो एंगल में रिलेशन निकालने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं, कैसे, पहला तरीका ये ध्यान से देखो, तो OC एक लाइन है और OB दूसरी लाइन है कि नहीं। अगर इसका स्लोप m1 ले लें, इसका स्लोप m2 ले लें, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और दूसरा ऐसे ही, इसका स्लोप मान लो m1 और इसका मान लो m2, तो फाई की भी वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल से फाई और थीटा के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि तुम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। देखो इधर O से C की डिस्टेंस निकालो, कितना आ रहा है, O से C की दूरी देखो, O से C निकालोगे तो कितना आएगा, -1 दिस, तो ये OC कितना आ गया, 1, तो ये कितना 4 और 3 12, तो OC कितना आ गया। और अब जरा OB निकालो, OB भी कितना आ रहा है, अरे ये तो दो बराबर आ गए। अब जरा O से C निकालो, O से A निकालो, वो भी कितना आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OA बराबर है किसके, OB के बराबर है किसके, यानी O एक ऐसा पॉइंट हो गया जिसके 3 पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम। और ऐसा तभी होता है जब वो सर्किल का सेंटर हो। तो यानी O जो है एक सर्किल का क्या है, सेंटर है। और ये कैसा सर्किल चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है। ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि नहीं। और जैसे तुमने इसको देखा तो फाई और थीटा के बीच में रिलेशन मिल गया कि नहीं, नहीं दिखा, अरे देख फाई बराबर 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, बस मिल गया, कोई समस्या, बस वैल्यू रख दो। तो ये आर्ग्यूमेंट अगर ये रिलेशन नहीं बनता तो मैं फिर वही करता क्या कि फाई थीटा की वैल्यू अलग निकालता और फाई की वैल्यू अलग, एंगल निकालता tan थीटा वाले फार्मूले से, तब देखता। ये अबे यारों, हमको तो पता ही कि हमने सही लिखा है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होता था, एक नहीं वो सही बोल रहा है भाई, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π। तो अब यहां वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू माइनस आर्ग्यूमेंट Z3 अपॉन Z2 इक्वल टू 2, आर्ग्यूमेंट। और अब
यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लोगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन ने कहा है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्किल। तो जैसे तुमको ये बात दिखी क्या, पहले क्वेश्चन में क्या है, z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा होल ऑफ स्क्वायर, z प्लस 3 आयोटा होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन सर्किल रिप्रेजेंट कर रही है। तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या कि z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर k लिखा है और z1 z2 एंड्स ऑफ डायमीटर नहीं है, तो उस केस में ये इक्वेशन सर्किल बनाएगी कब, जब k का वैल्यू दिस होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं कि z1 और z2 क्या है। तो इसको पहले मैं ऐसे लिख लूंगा, इसको ऐसे लिख लूंगा। तो z1 का वैल्यू, z2 का वैल्यू ये हो गया, और k की और k का वैल्यू कितना हो गया, लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कंडीशन में, सब वैल्यू पुट कर देते हैं। z1 की जगह ये 1 प्लस आयोटा होल ऑफ स्क्वायर, तो लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो यहां से ये वैल्यू क्या आ गई, तो लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो लैम्डा बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमने इसलिए लिए ही सिर्फ लिखा है कि सबको ध्यान है, ये इक्वेशन देखते किसी के दिमाग में ये ना है हमेशा कि z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का स्क्वायर बराबर z1 माइनस z2 होल मॉड स्क्वायर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तभी होता है जब z1 और z2 क्या हो, एंड्स पॉइंट ऑफ डायमीटर, इसलिए ये ध्यान रखना है। तो अगर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि z माइनस z1 स्क्वायर प्लस z माइनस z2 स्क्वायर, अगर ये एंड्स ऑफ डायमीटर हैं तो ये बराबर होता है z1 माइनस z2 होल ऑफ स्क्वायर, केवल यही तो था। तो यहाँ से देखें तो इस बार लैम्डा, ये जो है लैम्डा की वैल्यू ये हो गई, तो लैम्डा बराबर मॉड z1 माइनस z2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लोग z1 और z2 की वैल्यू रख देंगे। तो z1 यहाँ पे लिख लेना कि z1 इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा और माइनस 1 प्लस 4 आयोटा, ये वैल्यू है, इनको रख दो। तो ये 1 माइनस 3 आयोटा माइनस, तो ये लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू कितना गया, 2 माइनस 7 आयोटा होल ऑफ स्क्वायर, और लैम्डा इक्वल टू, तो लैम्डा इक्वल टू 4, तो लैम्डा इक्वल टू रूट 53, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब इसको नोट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इन सभी इक्वेशन का वैल्यू निकालना है। अब अगर ध्यान दें तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, तो ये हमने एक फॉर्मेट और बताया था कि z माइनस z1 अपॉन z2, ये अगर इक्वल टू k है, तो अगर k का वैल्यू 1 नहीं है तो ये क्या बनाता था, सर्किल, और अगर k का वैल्यू ये 1 है तो क्या बनी थी, स्ट्रेट लाइन। और कैसी स्ट्रेट लाइन, जो z1 और z2 पॉइंट से जाने वाली लाइन के क्या थी, परपेंडिकुलर, और साथ में उसको z1 z2 को क्या करती थी, बाइसेक्ट करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लोकस निकालना है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है लोकस निकालने का, तो इसलिए z की जगह x प्लस आई वाई रख के ही यहाँ पर निकालना होगा। तो हम लोग रख देते हैं पहले वाले में कोई, जब इधर देखो k का वैल्यू 1 नहीं है
तो उस केस में हमेशा शॉर्टकट नहीं लगेगा, फिर उसमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा। अगर लाइन बन रही है तो इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट रहेगा हम लोग के पास, तो वो हम जब इस पे पहुंचेंगे अभी तब बात करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लिया जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6y। सारे टर्म्स एक साइड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगी क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये सर्किल की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब जब सर्किल की इक्वेशन आ गई तो इसमें कोई कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि भाई जो है एक 9 है ना, एक मिनट थोड़ा सा इसको सही कर लो, एट एक्स स्क्वायर 8y स्क्वायर और ये कितना प्लस 8 से डिवाइड कर दोगे और अब जब सर्किल की इक्वेशन आ गई तो खाली इसमें कोई कुछ भी पूछ सकता है क्या कि भाई इसका सेंटर बताओ और क्या बताओ, रेडियस बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता। अब तो ये हो गया। दूसरा सेकंड, z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इक्वल टू 1। तो रूल तो यही चलेगा निकालने का। तो ये कितना आ जाएगा, z माइनस 5 आयोटा इक्वल टू मॉड z प्लस 5 आयोटा, और अब z की वैल्यू रख दी जाएगी। तो z की जगह x प्लस आई वाई ये पुट कर देंगे। पहले इसको लिख लो, इसको हटा देते हैं ज़रा। ये हाँ, ये 5/2 ही आएगा, जो है ना 4 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हम लोगों ने रखा। और अब ये रूट ओवर अब इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब इससे कट जाएगा। तो -10y ये इससे कैंसिल, तो टोटल 2y बराबर 0, तो y बराबर 0। और y बराबर 0 कोई बोले या x एक्सिस बोले, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड, कि सेकंड मेथड से अगर हम लोग इसको करना चाहें तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर देखो, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने ऐसे लिखी थी, इस इक्वेशन में अगर सब लोग देखें तो एक Z1 है और दूसरा किसका काम करेगा, Z2 का। ठीक, ध्यान से सोचते चलेंगे क्योंकि इतना बड़ा सॉल्व नहीं किया जाता बार बार। तो Z1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आयोटा हो गया, और Z2 का वैल्यू -5 आयोटा हुआ कि नहीं। किसे, Z माइनस Z1 बराबर Z माइनस Z2, ये हो गया। अब इसको मैं पॉइंट में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, और इसको ठीक। और अब ये पॉइंट जब मैंने लिख दिया तो ये पॉइंट कैसा, 0,5, तो 0,5 तो ऊपर आ गया कि नहीं आ गया, और 0,-5 नीचे आएगा कि नहीं आएगा। और हम लोगों ने जाना था क्या, इन दोनों पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, और साथ में इन दोनों का क्या होना चाहिए, वो मिड पॉइंट। तो ये ए और बी का मिड पॉइंट कोई निकालेगा तो यही तो आएगा कि नहीं आएगा। अरे बोलो, x1 + x2/2, y1 प्लस, तो ये पॉइंट आ गया। और जब जरा ध्यान से सोचो, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन होता है, x एक्सिस। तो तुमको यहाँ सॉल्व भी नहीं करना है, तो ये तो लाइन सीधे ऐसे ही दिख रही है। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, आंसर। ये हम लोग को निकालना था, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉल ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम भी बोल सकते थे, हम चाहते निकलवाना तो इसमें मैक्सिमम भी निकलवा सकते थे। तो इसमें करने का तरीका क्या होता है कि पहले जो भी चीज़ दी गई उसका फिगर बना लोगे। तो फिगर बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, मॉड Z1 बराबर 12, कंपेयर किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन थे, Z माइनस Z0 बराबर A, ध्यान आया। तो ये देख रहे हैं कि एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या हो गया 0 और रेडियस क्या हो गई 12। तो मैं इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया, तो ये सेंटर हो गया। और हम ध्यान रखेंगे Z1, तो Z की जगह Z1 है, और Z कैसा पॉइंट होता था, वेरिएबल, तो इसलिए Z1 भी कैसा पॉइंट है, वेरिएबल। तो यानी Z1 इस पूरे सर्किल के ऊपर कहीं भी हो सकता है, जैसी जरूरत होगी मैं उसको ले लूंगा। सेकंड जो इक्वेशन दी गई है, मॉड Z2 माइनस दिस इक्वल टू 5। अब अगर सब लोग इसको फिर देखें तो वंस अगेन हम देख रहे हैं कि इक्वेशन इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रही है। तो यानी कि Z0 बराबर कितना है, 3 + 4 आयोटा। तो यानी कि इसका भी सेंटर कितना हो गया, 3,4। अच्छा, जब 3,4 हुआ तो 3,4, तो 3,4 यहीं कहीं आ जाएगा, ठीक है। और रेडियस कितनी है, 5। एक बात जरा अपने मोटे दिमाग से सोचो, क्या 3,4 है और 3,4 है, ये 0,0 है, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, 5। ये सीधे दिख जा रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इसको डबल भी कर दूं तो टोटल कितना हो रहा है, 10 ही तो होगा जाके कि नहीं। और पहले ले सर्किल की रेडियस कितनी, 12। तो इसका मतलब वो ये वाला जो सर्किल है वो अंदर ही बना रहेगा, इसको कभी भी कट नहीं करेगा। तो यानी ये जो दूसरा वाला सर्किल है, ये सिचुएशन ऐसी बन रही है इसके। ये और यहां पे देख रहे हैं तो Z की जगह कितना है, Z2। तो यानी कि Z1 इसके ऊपर घूम रहा है और Z2 इसके ऊपर घूम रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि मॉड Z1 माइनस Z2 ये मिनिमम होना चाहिए। मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2, तो ये क्या बताता है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बताता है कि नहीं बताता है। तो यानी Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसी चाहिए, डिस्टेंस, वो भी क्या, मिनिमम। तो अब क्या है, इधर देखो Z2 इसके ऊपर घूम रहा है, Z1 इसके ऊपर घूम रहा है। अब तुम अपने आप से सोचो Z1 को मैं कहां रोकूं,
और Z2 को कहाँ रखूं जिसकी वजह से ये क्या दिखे, मिनिमम। तो तुम्हारे दिमाग में भी इस फिगर बनने का ध्यान में आ रहा है कि अगर यहाँ Z1 रोका जाए और यहाँ Z2 रोका जाए तो यही सबसे मिनिमम होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी, कैसे निकलेगी, तो सीधे पता है क्या, यहां से यहां तक तो ये टोटल 12 थी कि नहीं थी, और यहां से यहां तक टोटल ये कितनी है 10, तो बचा कितना 2। तो यानी कि ये जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 12 माइनस 10। तो यानी कि Z1 माइनस Z2 जो मिनिमम हो गया वो 2 हो गया। अगर मैं इनकेस तुमसे ये बोल देता कि Z1 माइनस Z2 निकालो मैक्सिमम, तो कहां रखते, किसको कहां घुमाते, तो तुम Z2 को यहां रखते और Z1 को उठा के यहां पे ला देते, तभी तो सबसे दूर दिखता कि नहीं दिखता। तो यानी कि तब ये हो जाता, क्या हो जाता, अब ये होता, कितना होता ये तो 12 है और ये यहां से कितना है 10, तो जुड़ जाता। तो यहां से अगर मैक्सिमम कोई बोलता तो 12 प्लस 10 22। नोट करेंगे इसको। तब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे फिर क्या निकालना, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2। मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2 है तो इसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की क्या है डिस्टेंस, लेकिन इस बार कैसे डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम। और उसके बाद क्या कह रहा है, Z1 एंड Z2 लाइज ऑन द कर्व, यानी Z1 पहले वाले के ऊपर लाई कर रहा है और Z2 क्या लाई कर रहा है, दूसरे वाले के ऊपर। तो सबसे पहले पता कर लेते कौन क्या है। पहला √3 1 माइनस 2Z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 2√7। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है, क्या पता है कि जो है Z के साथ कोई भी नंबर नहीं लेना चाहिए। √3 हमने पहले ही कॉमन करके इसको हटा देते हैं और प्लस ये 2/√3 आयोटा इक्वल्स टू 2√7। और अब Z के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए -2 को भी मैं कॉमन करके बाहर निकाल देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं, ए -2 कॉमन कर लिया तो Z -1/2 माइनस 1/√3 आयोटा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब यहां से एक बात देख लेते तो -2 ये तो बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा Z, और यहां से माइनस साइन कॉमन कर लिया, ये कैंसिल हो गया। और ये जो वैल्यू हो गई √7/√3। और अब देख रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग को दिख गई। कौन सी इक्वेशन दिख गई चारुल, Z माइनस Z0 इक्वल टू क्या है A। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा अब क्या हो गया मिताक्षी, Z0 की वैल्यू ये आ गई और रेडियस ये है, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। तो यानी पहला वाला क्या हो गया, सेंटर रेडियस दोनों बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। अब सेकंड जो ये इक्वेशन दी गई है, फिर वही बात कि Z के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को यहां से क्या करना पड़ेगा, √3 को क्या करना पड़ेगा कॉमन, लेफ्ट से भी √3 और राइट से भी √3। तो √3 कॉमन कर लेंगे, -1 माइनस Z और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से Z के आगे भी माइनस है तो माइनस साइन भी कॉमन कर लेंगे। तो अब ये इक्वेशन अगर देखी जाएगी तो हम लोग को तुरंत ये इक्वेशन ध्यान आ जाएगी। क्या ये इक्वेशन है,
तो ये z z माइनस दिस। तो अब ये देखो कौन सी क्वेश्चन दिख रही है हम लोग को, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 वाला फॉर्म है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब z माइनस z1 बराबर z माइनस z2 लिखा हुआ है, तो इसकी इक्वेशन को हम z बराबर x प्लस आई वाई से नहीं सॉल्व करेंगे उतना बड़ा। इसका अभी हम लोगों ने ध्यान दिलाया था, क्या किया था, तो z1, ये z1 हो गया, ये क्या हो गया z2, तो पॉइंट बना देते पहले। ये क्या हो गया, इससे जब इसको पॉइंट में बदलोगे और इसको पॉइंट में सब लोग बदलेंगे, ये आ गया। अब इक्वेशन कैसे निकलेगी, रफ फिगर बना दिया है मैंने, रफ। सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट, और हमारी जरूरत कौन सी, ये वाली लाइन की है, तो मिड पॉइंट निकाल देते हैं। तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, तो कितना आ गया 9 माइनस 1 8 बटे 2, तो यानी कितना है 4, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, ये माइनस हुआ तो 20 हो गया कि नहीं, अरे बोलो, x1 प्लस x2, तो ये कितना 16 हो गया, और 16 बटे √3 हुआ कि नहीं, और बटे में 2, तो कितना आ गया 8, तो यानी कितना आ जाएगा 8 बाई √3। पॉइंट मिल गया हम लोग को, कोई समस्या इसमें? अच्छा, अब तुम्हें क्या इसका स्लोप मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पता है और इसका स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हो, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 होता है कि नहीं होता है। तो इसका स्लोप कैसे मिलेगा, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 अपॉन m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्यों, दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता था, -1, m1 m2 बराबर -1 होता था कि नहीं। तो यहां से m की वैल्यू निकाल लो, तो m कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 20 बाई √3, तो ये 2 बाई √3, तो इससे इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -√3 बाई 2। अब पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस और अब यहां से ये जब इक्वेशन हम लोग को मिल गई तो यहां से कितना आ जाएगा, √3y बाई दिस, तो ये 2√3y तो यहां से सारे टर्म्स को एक साइड कर लिया जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कर लोगे 18 28 इक्वल टू क्या 0। पहले इतना नोट कर लेंगे। तो अब जब ये पूरा नोट हो गया तो हम लोगों ने ध्यान दिया कि ये एक सर्किल की इक्वेशन थी और ये किसकी इक्वेशन थी, लाइन की। अच्छा, जब सर्किल और लाइन की इक्वेशन मिल गई, चूंकि डिस्टेंस मुझे निकालनी है ना, तो इसलिए मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं ड्रॉ करूंगा। अब क्यों नहीं ड्रॉ करूंगा, पहले वो जान लेते हैं बात। देखो, ये एक सर्किल था, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करूंगा फिर बहुत सी चीजें पता करनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें पता करनी पड़ेंगी, उनके बारे में भी सोचते हैं हम लोग, और नहीं पता कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या है। देखो भाई, ये सर्किल था, Z1 पॉइंट जो था वो इसके ऊपर था, तो यानी Z1 इसके ऊपर घूम रहा है, और दूसरा Z2 किसके ऊपर था, इसके ऊपर, और इसको सॉल्व करके ये यहां तक पहुंचेंगे नहीं हम लोग।
तो ये लाइन है मान लो, तो अब जब Z2 इसके ऊपर है तो जरा सोचो क्या सोचते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं सारी पॉसिबिलिटी बता देता हूं। यहां पे ये भी हो सकता था कि ये सर्किल जो है और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अगर ये कट कर रहे होते तो उस केस में मिनिमम डिस्टेंस क्या लिखते बोलो? तो वो क्या होती? 0। क्यों? क्योंकि Z1 इसके ऊपर घूम रहा है और Z2 इसके ऊपर घूम रहा है, तो मिनिमम, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस Z1 पूरा घूम रहा है, Z2 घूम रहा है, तो ये कहीं यहां कहीं आ जाते तो मिनिमम हो जाता कि नहीं? तो Z1 और Z2 क्या हो जाते? ओवरलैप, तो वैल्यू क्या हो जाती? 0। क्लियर? तो मैं ये सब नहीं पता कर रहा हूं, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि एक दूसरे को ये क्या कर रहा हूं? टच कर रहा हूं, तो मैं ये भी नहीं पता कर रहा हूं। अब क्यों नहीं पता कर रहा हूं? वो इसलिए नहीं पता कर रहा हूं क्योंकि अगर मान लो टच कर रहे होते तो ये सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती? P, और रेडियस कितनी है? A। अगर मेरे A और P का वैल्यू बराबर आ गया तो उसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। अरे भाई A और P बराबर हो गए तो लाइन टच कर रही है और Z1 इसके ऊपर घूम रहा है, Z2 इसके ऊपर घूम रहा है, तो भी यहां पे आएगा तो भी तो मिनिमम 0 ही दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? और अब इस अगर ऐसा आ जाता है, क्या ये रेडियस है और ये P है, अगर A का वैल्यू बड़ा हो जाता है P से तो भी तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? और अगर यहां से देखो ये पूरा P है और ये पूरा क्या है? A, तो अगर P बड़ा हो जाता है A से तो मिनिमम डिस्टेंस, तो Z1 यहां पे होगा और Z2 यहां पे होगा, तभी तो मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो इस केस में मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाती बोलो? Z1 माइनस Z2 बराबर P माइनस A हो जाती कि नहीं? तो यानी हम देख रहे हैं कि हर हाल में मुझे P और A निकालना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि P और A तो निकालना ही पड़ेगा, और P और A निकल गया तो हम समझ ही जाएंगे कि ये फिगर है कि ये फिगर है कि ये फिगर है, और उसके हिसाब से उसका क्या लिख देंगे? आंसर। ऐसा फिगर बना तो 0, ऐसा फिगर बना तो भी क्या, और ऐसा फिगर बना तो वैल्यू रख जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं? और A ये तो तुम निकाले बैठे हो, बचा क्या? P। P क्या है? पॉइंट पता है, लाइन पता है, तो इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जा सकती है कि नहीं? तो यहां से P निकाल दे रहा हूं। और y की वैल्यू और अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे? x1 y1 से, x वाला पॉइंट x की जगह y वाला पॉइंट, और अपॉन में रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y। तो ये कितना आ जाएगा? p का वैल्यू 3/2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। 7/2 माइनस 28 अपॉन ये आ जाएगा। कोई समस्या इसमें? और अब इसको सॉल्व कर दोगे तो अर्थमेटिक फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आ रही है। तो जब हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो p की वैल्यू 7/2 रूट 7 आ गई। तो हम देख रहे हैं कि ये a का वैल्यू है, ये p का वैल्यू है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि बट ऑब्वियसली कि p की वैल्यू लार्ज है किससे? a से, तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ से मिनिमम ये वैल्यू मिनिमम क्या आ जाएगी? p माइनस a, तो 7/2 रूट 7/3 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा फाइनल? 5/2 रूट 7/3। ये इसका आंसर हो गया। तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात, नोट कर लेंगे इसको।